जय हिंद बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं विषय व्यवसाय अध्ययन का पहला अध्याय प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्रबंध का अर्थ समझेंगे कि प्रबंध क्या है। प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की कला है, अर्थात इसके अंतर्गत प्रबंधक अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से कार्य करवाता है, इसलिए इसे हम कला कहते हैं। दूसरी तरफ हम प्रबंध को व्यवसाय का मस्तिष्क भी कहते हैं। जिस प्रकार मानव शरीर में मस्तिष्क का महत्व होता है, उसी प्रकार व्यवसाय में प्रबंध का भी महत्व होता है। तो बच्चों, आप लोग प्रबंध का अर्थ समझ गए होंगे। अब हम इसकी विशेषताएं देखेंगे। प्रबंध की पहली विशेषता है एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया, अर्थात इसके अंतर्गत कर्मचारी जो भी क्रियाएं करते हैं वो एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए की जाती है। प्रबंध की दूसरी विशेषता है सामूहिक प्रयास। प्रबंध का कार्य कोई भी कर्मचारी अकेले नहीं करता है, बल्कि यह कार्य सभी कर्मचारी मिलजुल कर करते हैं, इसीलिए हम इसे सामूहिक प्रयास कहते हैं। प्रबंध की तीसरी विशेषता है सर्वव्यापी सिद्धांत। अतः प्रबंध के सिद्धांत केवल उद्योग या व्यवसाय में प्रयोग न होकर सभी क्षेत्रों में इनका प्रयोग किया जाता है। प्रबंध की चौथी विशेषता है गतिशीलता, अर्थात प्रबंध के सिद्धांत गतिशील होते हैं, इनको हम परिस्थिति के अनुसार बदल सकते हैं। प्रबंध की पांचवी विशेषता है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, अर्थात इसके अंतर्गत नियोजन, संगठन, नियुक्ति आदि को एक कड़ी से जोड़ा जाता है। आइए बच्चों, अब हम प्रबंध के स्तर के बारे में पढ़ेंगे। प्रबंध के स्तर को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है: उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध एवं निम्न स्तरीय प्रबंध। उच्च स्तरीय प्रबंध में संचालक मंडल, चेयरपर्सन आते हैं, जबकि मध्य स्तरीय प्रबंध में विभागीय प्रबंधक एवं उप विभागीय प्रबंधक आते हैं। निम्न स्तरीय प्रबंध में कार्यालय प्रबंधक एवं पर्यवेक्षक और फोरमैन आते हैं। बच्चों, अब हम उच्च स्तरीय प्रबंध के कार्य पढ़ेंगे। उच्च स्तरीय प्रबंध का प्रमुख कार्य है उद्देश्य एवं नीतियों का निर्धारण करना। इसका दूसरा प्रमुख कार्य है जो उचित संसाधन हैं कर्मचारियों के लिए, उसकी व्यवस्था करना। उच्च स्तरीय प्रबंध का तीसरा कार्य है उत्तरदायित्व एवं अधिकारों का बंटवारा करना। अब हम मध्य स्तरीय प्रबंध के कार्य देखते हैं। मध्य स्तरीय प्रबंध एक कड़ी के रूप में कार्य करता है, क्योंकि वह उच्च स्तरीय प्रबंध एवं निम्न स्तरीय प्रबंध को जोड़ता है। मध्य स्तरीय प्रबंध का सबसे प्रमुख कार्य है उच्च स्तरीय प्रबंध से जो भी आदेश उसे प्राप्त होते हैं, वह आदेश वह निम्न स्तर प्रबंध तक पहुंचाता है एवं निम्न स्तर प्रबंध के जो भी सुझाव हैं उनको वो उच्च स्तरीय प्रबंध तक पहुंचाने का कार्य करता है। मध्य स्तर प्रबंध का प्रमुख कार्य है उच्च स्तर द्वारा जो भी नीतियाँ बताई जाती हैं उसको लागू करना एवं उच्च स्तर और निम्न स्तर दोनों में समन्वय स्थापित करना। मध्य स्तरीय प्रबंध का पहला कार्य है नीतियों को लागू करवाना। इस प्रबंध स्तर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा निर्धारित की गई नीतियों की व्याख्या कर उन्हें लागू करवाना होता है। जैसे कच्चे माल के क्रय के संबंध में उच्च गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए तथा माल परीक्षण करके क्रय किया जाए, यह बात क्रय प्रबंधक को अवगत कराई जाती है। दूसरा, निर्देश जारी करना। विभागीय प्रबंधक अपने विभाग के कर्मचारियों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने का कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त वे अपने अधीनस्थों को आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध करवाते हैं। तीसरा, अभिप्रेरणा संबंधी कार्य। कर्मचारियों को अपने कार्य के प्रति संतुष्टि के लिए उन्हें अभिप्रेरित करते हैं, इसके लिए वे विभिन्न तरीके को अपनाते हैं। अगला है समन्वय स्थापित करना। मध्य स्तरीय प्रबंध को एक महत्वपूर्ण कार्य विभिन्न उप विभागों के बीच आपसी तालमेल एवं समन्वय स्थापित करने का होता है। से उपक्रम के निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है।
अगला कार्य है सूचनाओं का आदान प्रदान। यह पहले ही बताया जा चुका है कि मध्य स्तरीय प्रबंध उच्च स्तरीय एवं निम्न स्तरीय प्रबंध के बीच की कड़ी है, अतः इनका कार्य इन दोनों के मध्य आवश्यक सूचनाओं का आदान प्रदान करना भी होता है। अब हम निम्न स्तरीय प्रबंध के बारे में पढ़ेंगे। निम्न स्तर प्रबंध श्रमिकों के सीधे संपर्क में रहता है, इसीलिए निम्न स्तर प्रबंध का सबसे प्रमुख कार्य है कि श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छा वातावरण निर्मित करें। अगर श्रमिकों को कोई समस्या हो या फिर उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी हो, उसको मध्य स्तर तक पहुंचाएं और मध्य स्तर से वही समस्याएं फिर उच्च स्तर तक पहुंचाई जाती हैं। निम्न स्तरीय प्रबंध कर्मचारियों के सुझावों को मध्य स्तर तक पहुंचाता है एवं कर्मचारियों के कार्यों का मूल्यांकन करके उसकी जो भी रिपोर्ट तैयार की जाती है वो मध्य स्तर तक पहुंचाने का कार्य करता है। बच्चों, अब हम प्रबंध के प्रमुख कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। प्रबंध का पहला प्रमुख कार्य है नियोजन, दूसरा संगठन, तीसरा नियुक्ति, चौथा निर्देशन, पांचवा नियंत्रण एवं छठवां समन्वय। इस प्रकार प्रबंध के 6 प्रमुख कार्य हैं। आइए अब इन्हें हम विस्तार पूर्वक समझते हैं। बच्चों, नियोजन का अर्थ है हमारे पास किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत सारे विकल्प होते हैं, पर उन विकल्पों में से सबसे अच्छा विकल्प का चयन करना ही नियोजन कहलाता है। सबसे पहला कार्य है नियोजन। किसी भी कार्य को करने की अनेक विधियां हो सकती है। उपलब्ध साधन तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उनमें से सर्वोत्तम विधि को चुनना ही नियोजन का उद्देश्य है। किसी भी कार्य को करने से पहले यह तय करना आवश्यक होता है कि कार्य क्या है, कैसे तथा कब उस काम को किया जाएगा तथा कौन व्यक्ति उसे करेगा। इन सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए प्रबंधक को उस कार्य के लिए कार्यक्रम बनाना होता है। दूसरा कार्य है संगठन। संगठन का अर्थ है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का मिलजुल कर कार्य करना। संगठन के अंतर्गत उत्तरदायित्व एवं अधिकार का विभाजन किया जाता है। संगठन का आशय निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति करने वाले तंत्र से है। संगठन के माध्यम से प्रबंधक सब योजनाएं व्यवहार में लाता है, उत्पादन का नियमन एवं नियंत्रण करता है। संस्था के उद्देश्य की प्राप्ति में लगे विभिन्न व्यक्तियों के कार्य, उनके अधिकार तथा उत्तरदायित्व का विभाजन करना एवं उनमें परस्पर संबंध स्थापित करना ही संगठन कहलाता है। प्रबंध का तीसरा प्रमुख कार्य है नियुक्ति। नियुक्ति का अर्थ है उचित समय में उचित पद पर उचित व्यक्ति का चयन। यह प्रबंध का एक प्रशासनिक कार्य है। इसके अंतर्गत चयन की आधुनिक विधियों की मदद से एक प्रबंधक को अपने लिए उचित कार्यकर्ताओं का चयन करना पड़ता है, उन्हें प्रशिक्षण देना पड़ता है। प्रबंध का चौथा प्रमुख कार्य है निर्देशन। कर्मचारियों से कार्य करवाते समय प्रबंधक उन्हें निर्देशित करता है। इसमें ये ध्यान देना है कि निर्देशन उचित, स्पष्ट एवं लिखित हों। प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य निर्देशन है। प्रत्येक पदाधिकारी को उसे दिए गए कार्य के संबंध में पूर्ण तथा आवश्यक जानकारी होना चाहिए। यदि सभी कर्मचारी को समय पर निर्णय सूचित नहीं होते तो उत्पादन क्रिया में अनियमितता आ जाएगी और समय व धन का दुरुपयोग होगा। निर्देशन देते समय यह ध्यान रखें कि वह स्पष्ट, पूर्ण, उचित एवं लिखित रूप में हो। प्रबंध का पांचवा कार्य है नियंत्रण। नियंत्रण में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जो नियोजन के अनुसार कार्य करवाने के लिए आवश्यक होती है। योजनाओं का निर्माण कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, उनका उचित प्रकार से क्रियान्वयन भी होना चाहिए। संक्षेप में नियोजन को साकार करने के लिए नियंत्रण आवश्यक हो जाता है। प्रबंध का छठवां प्रमुख कार्य है समन्वय। समन्वय से आशय किसी संस्था के विभिन्न सदस्यों के मध्य इस प्रकार कार्यों का बंटवारा करना है कि उनमें आपस में संतुलन और सहयोग बना रहे तथा कार्य सद्भावना के साथ पूरा किया जा सके।
समन्वय के अभाव में लोग अलग अलग दिशाओं में कार्य करते हैं। इससे उत्पादकता कम होती है तथा लागत बढ़ती है। अब हम प्रबंध का महत्व पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है औद्योगिक जटिलताओं को दूर करना। प्रबंध के माध्यम से प्रबंधक उद्योग एवं व्यवसाय में आने वाली कठिनाइयों और जटिलताओं को दूर कर सकता है। अब हम प्रबंध के महत्व को विस्तार पूर्वक समझेंगे। पहला है औद्योगिक जटिलताओं के निराकरण हेतु। विश्व में औद्योगिकरण ने उद्योग के समक्ष अनेक चुनौतियां प्रस्तुत की है। श्रम समस्या, ऊर्जा संकट और पर्यावरण प्रदूषण जैसे गंभीर समस्याओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के वातावरण में टिके रहने के लिए कुशलतम प्रबंध की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। दूसरा है श्रम समस्याओं का निराकरण। प्रबंध के कारण ही एक प्रबंधक श्रमिकों की परेशानियों को समझता है और उनका निराकरण करने में सक्षम होता है। श्रम उत्पादन का एक सजीव अंग है। वर्तमान युग में पूंजीपतियों के शोषण के कारण श्रम एवं पूंजी के बीच की खाई गहरी होती जा रही है। उपक्रम का आकार बढ़ने के साथ साथ श्रम समस्याएं तथा मानवीय संबंधों की समस्याएं भी बढ़ने लगती हैं। यदि इन समस्या का उचित समाधान नहीं किया जाए तो उपक्रम का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है। अतः आधुनिक अर्थव्यवस्था में श्रम समस्याओं के निराकरण हेतु प्रबंध का अत्यधिक महत्व है। तीसरा महत्व है लक्ष्यों की प्राप्ति। प्रबंध के माध्यम से ही श्रमिक अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं एवं योजना के अनुसार कार्य करने में सफल हो जाते हैं। निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु किसी भी उपक्रम द्वारा अपने व्यवसाय की स्थापना हेतु जो उद्देश्य एवं लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं उनकी प्राप्ति हेतु प्रबंध की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रबंध एक समन्वयकारी शक्ति के रूप में लक्ष्यों की प्राप्ति में अभूतपूर्व सहयोग देता है। चौथा महत्व है समन्वय की स्थापना। प्रबंध के माध्यम से ही किसी भी संस्था में समन्वय स्थापित होता है। कर्मचारियों में एवं अलग अलग विभागों में समन्वय स्थापित किया जाता है। समन्वय की स्थापना हेतु प्रबंध द्वारा ही आंतरिक पक्षों एवं बाहरी पक्षों में समन्वय स्थापित किया जा सकता है। उपक्रम के कर्मचारी एवं अधिकारी आंतरिक पक्ष में तथा सरकार, श्रम संघ एवं समाज के अन्य वर्ग जैसे क्रेता विक्रेता, निवेशक आदि बाहरी पक्ष में सम्मिलित रहते हैं। पांचवा महत्व है संसाधनों के समुचित उपयोग हेतु। प्रबंध के माध्यम से एक प्रबंधक उसके पास जो भी संसाधन होते हैं उनका उचित उपयोग करने में सक्षम होता है। संसाधनों के समुचित उपयोग हेतु संसार के सभी देशों में कम अधिक मात्रा में प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि, खनिज, जल आदि उपलब्ध हैं। कुशल प्रबंध के निर्देशन में ही इन संसाधनों का समुचित विदोहन किया जा सकता है। बच्चों, अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, प्रबंध कला है या विज्ञान। सबसे पहले हम प्रबंध को कला के रूप में देखते हैं क्योंकि इसके अंतर्गत प्रबंधक अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को सुव्यवस्थित तरीके से कार्य करवाता है। अपना कार्य करना आसान है परंतु दूसरे व्यक्ति से कार्य करना अपने आप में एक कला है, इसीलिए प्रबंध को कला कहा जाता है। बच्चों, अब हम इसे विस्तार पूर्वक समझेंगे। प्रबंध एक कला इसलिए है क्योंकि प्रबंध अन्य कलाओं जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकारी आदि की भांति व्यक्तिगत गुण पर आधारित है। दूसरा, अन्य कलाओं की भांति प्रबंध में निरंतर अभ्यास से दक्षता प्राप्त की जाती है। तीसरा, अन्य कलाओं की भांति प्रबंध में भी सृजनात्मक प्राप्त की जा सकती है जिसका उपयोग समस्याओं के समाधान में हो सकता है। प्रबंध का आधारभूत सिद्धांत है दूसरों से काम कराना। इसके लिए एक प्रबंधक को कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं। नियोजन, नियुक्ति, नियंत्रण, निर्देशन तथा प्रेरणा आदि कार्य करने होते हैं। दूसरों को संतुष्ट रखते हुए श्रम से उसकी अधिकतम क्षमता तक कार्य करा लेना एक कुशल प्रबंधक का ही काम है। यह एक ऐसी कला है जो अनुभव तथा अभ्यास से ही आती है। अब हम देखते हैं प्रबंध विज्ञान के रूप में। प्रबंध को विज्ञान इसलिए कहा जाता है, विज्ञान किसी विशिष्ट ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन होता है। दूसरा, इसके सिद्धांत कारण और परिणाम में संबंध स्थापित करते हैं। तीसरा, विज्ञान के सिद्धांत
प्रयोगों पर आधारित होते हैं। चौथा, ये सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं। पांचवा, नियंत्रित परिस्थितियों में इनका परीक्षण कर इनकी सत्यता की जांच की जा सकती है। प्रबंध के सिद्धांतों को प्रयोग के आधार पर प्रतिपादित किया जाता है। ये कारण एवं परिणाम को दर्शाते हैं। इन सिद्धांतों का प्रयोग विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु होता है। यह स्पष्ट है कि प्रबंध विज्ञान तथा कला दोनों है। यह कला इसलिए है कि यह वांछनीय उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ज्ञान एवं कुशलता का प्रयोग करता है, और यह विज्ञान इसलिए है कि यह अध्ययनों तथा प्रयोगों से ज्ञान प्राप्त करता है। इस प्रकार जब हम विज्ञान की बातें करते हैं तो उस समय हमारा तात्पर्य प्रबंध के सिद्धांतों से होता है। जब हम प्रबंध एक कला के रूप में उल्लेख करते हैं तो उस समय हमारा आशय उसके सिद्धांतों को व्यवहार में लाने से होता है। इसलिए कहा जाता है कि प्रबंध प्राचीनतम कला एवं नवीनतम विज्ञान है। अब हम अगला टॉपिक समन्वय पढ़ेंगे। समन्वय का अर्थ है आपसी तालमेल। किसी भी संस्था में कर्मचारियों एवं विभिन्न विभागों में आपसी तालमेल होना आवश्यक है। यदि संस्था के कर्मचारियों में मतभेद होता है तो वो संस्था कभी भी अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकती। उसी प्रकार किसी संस्था में विभिन्न विभाग जैसे उत्पादन विभाग, क्रय विभाग, विक्रय विभाग आदि होते हैं। यदि उनमें भी समन्वय नहीं होता तो कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पे यदि क्रय विभाग समय पे सामग्री नहीं खरीदता तो इसका असर उत्पादन विभाग पर पड़ता है। उत्पादन विभाग समय पर वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर पाता है। इसी प्रकार इसका असर विक्रय विभाग पर पड़ता है, क्योंकि विक्रय विभाग समय पर वस्तुओं का विक्रय नहीं कर पाता है। इसीलिए विभिन्न विभागों में सामंजस्य होना आवश्यक है। बच्चों, अब हम समन्वय की प्रकृति विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। पहला है सामूहिक कार्यों में एक रूपता लाना। समन्वय सामूहिक प्रयासों में एक रूपता स्थापित करता है, जिससे बिना रुकावट के आसानी से उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा, एकीकृत एवं संतुलित क्रिया। समन्वय एकीकृत एवं संतुलित क्रिया है जिसके द्वारा विभिन्न घटकों में टकरावों को टाला जा सकता है। इसी के साथ यह सभी घटकों में संतुलन बनाए रखता है, जिससे सभी का सहयोग प्राप्त होता रहे। तीसरा, समन्वय निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समन्वय एक सतत प्रक्रिया है, अर्थात प्रत्येक समय इसकी आवश्यकता बनी रहती है। यह नियोजन से प्रारंभ होकर नियंत्रण तक बिना रुके चलती है। चौथी, सामयिक क्रिया। समन्वय एक सामयिक क्रिया है, अर्थात प्रत्येक घटक को अपनी समय सीमा में निर्धारित कार्य संपन्न करना होता है, अन्यथा उपक्रम के अन्य घटकों के कार्यों में बाधा उपस्थित होगी। पांचवी, प्रबंध का सार। समन्वय प्रबंध का सार है, अर्थात यदि प्रबंध के अन्य तत्व अपना कार्य पूर्ण दक्षता के साथ समय पर पूरा कर लेते हैं तो इसका श्रेय समन्वय को ही जाता है। हम समन्वय का महत्व देखेंगे। पहला, विशिष्टीकरण के लिए आवश्यक। विशिष्टीकरण के अंतर्गत मुख्य क्रिया को अनेक उपक्रियाओं में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक उपक्रिया को अलग अलग विशेषज्ञ संपन्न करते हैं। इससे विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन के लाभ प्राप्त होते हैं, किंतु यह तभी संभव है जब विभिन्न उपक्रियाओं के मध्य आपसी तालमेल या समन्वय स्थापित हो। दूसरा, साधनों के उचित उपयोग के लिए। सीमित साधनों से अधिक उत्पादन प्राप्त करना संस्था का उद्देश्य होता है। उत्पादन के विभिन्न साधनों के मध्य उचित तालमेल हो, तभी कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा, एकता स्थापित करना। कर्मचारियों के मध्य उचित तालमेल से उनमें एकता संभव होती है। यह एकता सामूहिक प्रयास का प्रथम सूत्र है। एक श्रेष्ठ प्रबंधक के लिए एकता जरूरी है, जो केवल अच्छे समन्वय से ही स्थापित हो सकती है। चौथा, मधुर संबंधों की स्थापना। व्यवसाय की सफलता उनमें कार्यरत कर्मचारियों के आपसी मानवीय मधुर संबंधों पर निर्भर है। समन्वय के द्वारा कर्मचारियों में
आपसी निकटता बढ़ती है और वे संस्था के हितों का ध्यान में रखकर आपसी तालमेल से कार्य करते हैं, वह कार्यों को शीघ्रता से निष्पादित करते हैं। 5वां, परस्पर निर्भरता। संस्था में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर रहती है। यदि कोई व्यक्ति समय पर अपना कार्य पूरा नहीं करता है तो इसका प्रभाव अन्य व्यक्ति के कार्यों पर पड़ता है। एक उपक्रम में अनेक विभाग होते हैं, अतः उपक्रम के सभी विभागों में आपसी समन्वय आवश्यक होता है। बच्चों, अब हम प्रबंध की अवधारणा को समझेंगे। पहला पॉइंट, प्रबंध उत्पादन के साधन के रूप में। कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार श्रम, पूंजी, भूमि और साहस की तरह प्रबंध भी उत्पादन का एक साधन है। उनके अनुसार यह एक ऐसा साधन है जो अपने प्रयासों से मानव, माल, मशीन, मुद्रा एवं कार्यविधियों में इस प्रकार समन्वय स्थापित करता है कि न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन किया जा सके। दूसरा, प्रबंध विशिष्ट व्यक्तियों के समूह के रूप में। कुछ प्रबंध शास्त्री प्रबंध से अभिप्राय विशिष्ट व्यक्तियों के ऐसे समूह से लगाते हैं जो अन्य व्यक्तियों से न केवल कार्य करवाते हैं अपितु उनके द्वारा किए गए कार्यों के प्रति उत्तरदायी भी होते हैं। प्रबंधकीय कार्यों के अंतर्गत इनके द्वारा नियोजन, संगठन, निर्देशन तथा नियंत्रण किया जाता है। तीसरा, प्रबंध व्यवसाय के अंग के रूप में। इस अवधारणा के अनुसार प्रबंध व्यवसाय का एक बहुउद्देशीय अंग है। इसके अनुसार प्रबंध के बिना ना तो व्यवसायी संगठन संभव है और ना ही औद्योगिक समाज। प्रबंध व्यवसाय का प्रबंध तो करता ही है और साथ ही प्रबंधकों का भी। चौथा, प्रबंध पेशे के रूप में। इस अवधारणा को मानने वाले प्रबंध शास्त्री प्रबंध को पेशा या आजीविका का एक साधन मानते हैं। उनके अनुसार प्रबंध अन्य लोगों से कार्य करवाने का उत्तरदायित्व लेते हैं और अपनी आजीविका पाते हैं। ऐसे लोग प्रबंध को अभ्यास का क्षेत्र मानते हैं। 5वां, प्रबंध प्रणाली के रूप में। इस अवधारणा के अनुसार प्रबंध को एक संयुक्त प्रणाली माना जाता है। इनके अनुसार प्रत्येक संस्था में प्रत्येक स्तर पर प्रबंधक होते हैं जो कि अपने अधीनस्थों के लिए नीतियाँ, नियम और योजना के अनुसार कार्यप्रणालियाँ निर्धारित करते हैं ताकि लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। बच्चों, आज हमने प्रबंध का आशय, प्रबंध के स्तर, प्रबंध के प्रमुख कार्य, समन्वय आदि को समझा। आशा है कि आप लोगों को ये सभी अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपको कुछ प्रश्न दे रही हूँ जिसके के उत्तर आपको कॉपी में लिखने हैं। पहला प्रश्न, प्रबंध का आशय स्पष्ट कीजिए एवं इसकी विशेषताएं लिखिए। दूसरा प्रश्न, प्रबंध के प्रमुख कार्यों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। तीसरा प्रश्न, प्रबंध के विभिन्न स्तरों का वर्णन कीजिए। चौथा प्रश्न, प्रबंध, प्रशासन एवं संगठन में अंतर लिखिए। अब हम अगली कक्षा में प्रबंध के सिद्धांतों को पढ़ेंगे। जय हिंद बच्चों, धन्यवाद।